वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक नया चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें रिफ्लेक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर ऑन हम रिफ्रैक्शन पार्ट पे मूव करेंगे। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कोई बॉल हो और यदि मैं उसको किसी सरफेस के ऊपर हिट करता हूँ तो हम देखेंगे वो हार्ड सरफेस उस बॉल को जब वो जाके टकराएगी वहाँ पर तो सेम मीडियम के अंदर वापस आती है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें लाइट के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो चीज़ें देख पाते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे रिफ्लेक्शन के अंदर, जैसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइट हम पढ़ रहे हैं तो लाइट क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, और बेसिकली जो लाइट हम फर्दर आगे हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि वो एक वेव है जो प्रोपगेट करती है स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर भी, और ट्रांसवर्स वेव भी हम उसको मानते हैं। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। सेकेंडली जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो फिक्स वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है अपना, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस पार्ट को हम कवर करेंगे जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ मिरर्स, लेंसेज, प्रिज्म, ये सब चीज़ें पढ़ते रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट, जैसे कोई भी चीज़ हम अपने इर्द गिर्द देख पाते हैं, मान लो जो पेड़ वगैरह हैं या फिर कुछ भी आसमान है हमें दिखाई देता है उसका कलर, तो ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं। विज़न, जो हमारी सेंसेशन ऑफ विज़न है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लाइट के द्वारा। तो हम एक लाइन लाइट के ऊपर ही लिखेंगे सबसे पहले। तो लाइट के बारे में हम लिख सकते हैं कि लाइट क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि लाइट क्या होगी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म है ये एनर्जी की, विच enables us to see objects in our surrounding। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए हम किसी भी रूम के अंदर खड़े हैं और सडनली यदि लाइट चली जाती है तो हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर अभी जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहाँ पे नहीं होता। तो बेसिक हमें क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए जो लाइट को क्या करवाए, रिफ्लेक्ट करवाए। तो इसी के बिहाफ पे हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो अब इस रूम के अंदर भी हम देखें तो फिलहाल जैसे हम कोई भी अपने टेबल चेयर जो भी रूम के अंदर होती हैं, तो सडनली मैं बताता हूँ कि यदि लाइट को हम पुट ऑन ऑफ कर देते हैं तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि हमें जो जितनी भी चीज़ें सराउंडिंग में वो दिखाई नहीं देती हैं। अभी जैसे हम सोर्स ऑफ लाइट को ऑन करेंगे तो तुरंत वो सब चीज़ें हमारे लिए विजिबल हो जाती हैं, क्योंकि सोर्स ने जो लाइट उनके ऊपर फेंकी उन्होंने उस लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो हम इसी से उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। और फिर जो हमारा ब्रेन है उसको, जो ब्रेन होता है अपना, आइज़ जो होती हैं वो हमारी जो इमेज है रेटिना के ऊपर बनेगी, फिर वो जो इम्पल्सेस हैं ब्रेन के पास जाती हैं वो उसको इंटरप्रेट करता है, सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर रिसीव होता है। तो ये जब हम ह्यूमन आई पार्ट करेंगे उसके अंदर ये चीज़ें और इन डेप्थ हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसमें जो ऑब्जेक्ट है अपने पास, हम उसमें कह सकते हैं अपने पास दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे। एक बोला जाएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट के सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, और साइड में हम दूसरा कह सकते हैं कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यदि हम इन चीज़ों को डिस्कस करें, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आप वन लाइन के अंदर इनको रिटेन कर सकते हो। ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसे लाइट, ऐसे सोर्सेज या ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद का सोर्स हो लाइट का, उनको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस सोर्स। जैसे हमारे लिए जो सन है या फिर जो मून है, ये जितने भी स्टार्स वगैरह हैं,
ये सारे खुद के इनके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, या बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह, कैंडल, ये सभी किस में आएंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हम लिख सकते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे, तो हम इसमें बता सकते हैं कि सोर्सेज, द ऑब्जेक्ट्स हैविंग देयर ओन सोर्स, their own source of light। ऑन सोर्स हम इसमें पुट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स हम राइट अप कर सकते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दैट इज इन अपना ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल्स में इसमें हम लिख सकते हैं जैसे सन, या जो भी स्टार्स वगैरह होते हैं, मून, कैंडल हम दे दें, बल्ब, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें हमें बाकी ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प आउट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के अंदर कि ये इनके पास खुद का लाइट का सोर्स नहीं होता, जो भी लाइट इनके ऊपर गिरेगी ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं हैविंग नो सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन ये करते क्या है, बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम, कि जो भी लाइट उनके ऊपर आके गिरेगी इसको हम कहते हैं कि वो क्या कहलाएंगे, नॉन ल्यूमिनस। तो एग्जांपल्स इसके अंदर हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने रूम की बात करें तो जो भी टेबल, चेयर या सराउंडिंग के अंदर जैसे हम जो ट्री वगैरह हैं, स्टोन्स एटसेट्रा, तो ये सभी क्या कहलाएंगे अपने पास, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम इनको बोलेंगे। अब इसके बाद हम जैसे लाइट को जब प्रोपोगेट करवाते हैं तो लाइट किन किन मीडियम के अंदर से जा सकती है, तो बेसिकली मीडियम्स के हिसाब से हम देखें तो 3 प्रकार के मीडियम्स अपने पास आएंगे, ठीक है। एक अपने पास क्या आएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम और ओपेक। तो इनको भी हम क्लासीफाई करते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि जो मीडियम्स होते हैं वो अपने पास कितने प्रकार के हो जाएंगे, आर ऑफ 3 टाइप्स। तो सबसे पहले इसमें हम राइट कर सकते हैं जैसे कि एक मैंने बताया ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसके हम आर पार देख सकते हैं। सेकेंडली इसके अंदर आ जाता है अपने पास ट्रांसल्यूसेंट, और लास्ट पार्ट अपने पास हम लिख सकते हैं ओपेक। तो देखिए इनके अंदर अभी जैसे आप नाम से भी इनके रिकॉल कर सकते हो कि ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके हम सी थ्रू बिल्कुल इजीली, हमें कोई दिक्कत नहीं आए, हम आसानी से देख पाएंगे, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट सरफेस कहलाते हैं या मीडियम कहलाते हैं। तो अभी इसके एग्जांपल लेते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि अलाउज लाइट टू पास इजीली, हम इस प्रकार से इसमें कह सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम। तो ये जो लाइट होगी बिल्कुल आसानी से यहाँ पे क्रॉस कर जाती है। और इसके एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं कि इसमें एग्जांपल क्या हो जाएंगे, तो दैट इज़ जैसे एयर वगैरह होती है, ये अपना क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। वैक्यूम में से लाइट जैसे सन से रेडिएशंस आती हैं तो एयर ट्रांसपेरेंट है।
इसी प्रकार से हम देखें कि वाटर या ग्लास अपना क्लियर वाटर यदि हो अपने पास तो वो सभी क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट एज इट इज़। सेम वे में हम दूसरी तरफ ट्रांसल्यूसेंट में लिख सकते हैं कि जो लाइट को पार्शियली अपने अंदर से अलाउ करते हैं जाने में। तो हम कह सकते हैं कुछ एक लाइट मतलब उसमें स्लाइट ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे रहेगा, तो वो किस में आ जाते हैं, कैटेगरी में ट्रांसल्यूसेंट। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। तो हम इनके एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि अपने पास जो बटर पेपर हो, या हम लिख सकते हैं वैक्स्ड पेपर। इसी प्रकार से हम टिश्यू पेपर अपने पास, ये सभी के सभी हम क्या देखते हैं कि कुछ हद तक जो लाइट है उसको अलाउ करते हैं, बाकी ये ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करते हैं स्लाइटली। बट फिर भी हम जो ऑब्जेक्ट है उनको देख पाते हैं इनके आर पार, स्लाइट मतलब धुंधला टाइप में हमें ये दिखाने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम जो लास्ट कैटेगरी अपने पास आती है ओपेक। तो ओपेक में हम लिख सकते हैं कि डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। टू पास थ्रू दैम। तो इनके एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं जनरली जैसे अपने जो वॉल होती है या टेबल एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ओपेक मीडियम है। बेसिकली मतलब जिनके आर पार लाइट जो है नहीं जा सके, क्या कहलाएंगे, ओपेक। तो ये तीन प्रकार के अपने पास मीडियम्स थे। अभी उसके बाद हम रेडिएशन के बारे में देखेंगे कि लाइट रे, हम बोलते हैं कि लाइट रे, तो रे क्या होती है, बीम क्या होती है। तो बेसिकली रे का मतलब होता है जैसे एक एरो, तो एरो में जो हेड होगा वो बताता है हमें कि इस डायरेक्शन के अंदर लाइट प्रोपोगेट कर रही है। और यदि बीम की बात की जाती है तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ रेडिएशंस मिलके क्या बनाती हैं, बीम। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि रे का मीनिंग क्या होगा, जैसे रे बोल दिया जाए, या हम इसको कह सकते हैं रेडिएशन। तो एक प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करती है किसको, पाथ ऑफ लाइट को। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन इमेजिनरी लाइन विच represents path of light। किस तरफ जो लाइट है वो जा रही है उसके बारे में ये मूवमेंट शो करके दिखाएगी। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से ये मैंने एक रे बना दी है। तो यहाँ पे हम देखें तो जो एरो हेड है वो पॉइंट कर रहा है राइट साइड के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ कि रेडिएशन जो है वो राइट साइड के अंदर चल रही है। तो ये बेसिकली हमें क्या बता रही है, पाथ ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। अभी इसी के अंदर जैसे हम आगे बीम के बारे में देखेंगे, तो बीम क्या होती है, तो बीम में हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रेडिएशंस, या द कलेक्शन कह सकते हो, या द नंबर ऑफ रेडिएशंस, रेज बोल दिया जाए, या हम क्या कह सकते हैं, रेडिएशंस इज टर्म्ड बीम। अब जो बीम होगी अपने पास, इसके अंदर हम देखें तो बीम जो है हम उसको तीन प्रकार से बता सकते हैं, एक पैरेलल बीम, एक कन्वर्जेंट, और एक इसी प्रकार से डाइवर्जेंट बीम। तो नाम से ही पैरेलल का मतलब है कि सभी जो लाइनें हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएं और वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर होंगी, तो हम बोलेंगे वो क्या होती हैं, पैरेलल बीम। तो मैं इसी के नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ
कि पैरेलल बीम, अब इस चीज़ को हम डायग्राम से ही समझे तो ज़्यादा बेहतर है कि पैरेलल बीम क्या होगी। इसी प्रकार से एक अपने पास आ जाएगी कन्वर्जेंट, और एक अपने पास हो जाएगी डाइवर्जेंट। तो देखिए यहाँ पे जब हमें पैरेलल बीम दिखानी हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं पैरेलल बीम के अंदर कि ये रेडिएशन इस प्रकार से जाएं। तो ये मैंने यहाँ पे शो किया पैरेलल बीम का डायग्राम। इसका मीनिंग क्या हुआ पैरेलल बीम के अंदर कि जो लाइट रेडिएशंस हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दैट इज लाइट रेज आर इक्वी डिस्टेंट। अब इक्वी डिस्टेंट होंगी तो इसका मीनिंग यही है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये जो गैप इनके अंदर है वो लगातार बना रहेगा और ये पैरेलल बीम अपनी सीधी इसी लाइन के अंदर ट्रेवल करती रहेगी। तो नेक्स्ट, अब ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई पैरेलल बीम जो होती है वो इन्फिनिटी तक रीच नहीं कर सकती। यदि सोर्स अपना स्ट्रॉन्ग है तो रेडिएशन जो है ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं। अब अपने पास आता है कन्वर्जेंट बीम के लिए। तो कन्वर्जेंट बीम का मतलब है कि भाई हम यहाँ पे कन्वर्जेंट बीम में इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि यदि सारी रेडिएशंस किसी भी एक पॉइंट पे आके मीट करने का काम करें तो हम इसको कह देंगे कि ये क्या बन गया, कन्वर्जेंट बीम। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये रेडिएशंस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, ये वो कोई पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं कन्वर्जेंट बीम कब बनेगी, तो मैं बता सकता हूँ कि जो रेज मीट करें एट ए पॉइंट, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दैट इज रेज मीटिंग एट ए पॉइंट। अब इसको फर्दर हम थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हैं जिसके अंदर, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पार्ट को पढ़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि चाहे तो जो रेडिएशंस हैं वो रिफ्लेक्ट होके आए या फिर रिफ्रैक्ट होके आए, यदि वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मीट करने काम करती हैं तो हम कह देंगे कि जो रे है अपनी, वो बीम जो है अपनी क्या हो गई, कन्वर्जेंट बीम। सिमिलर वे में डाइवर्जेंट बीम की जब बात करते हैं तो डाइवर्ज का मतलब होता है बिखरना। तो जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बनाया कि ये जो बीम है अपनी क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट बीम। इसका मतलब हुआ कि ये इस पॉइंट से फैलने का काम कर रही है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम। तो बेसिकली डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, हम लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंट होना, इसका मतलब क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंट होने का मतलब क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। और कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि मीट करना, कन्वर्ज होना, एक सिंगल पॉइंट पे आके मिलना, वो क्या कहलाएगा अपने पास, कन्वर्जेंट बीम। और ये अपने पास क्या हो गया, डाइवर्जेंट बीम। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्शन में जो इमेज वगैरह बनती है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है हम रिफ्लेक्शन को कवर करते हैं कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होगा अपने पास। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पार्ट कवर करते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक सरफेस मान लेता हूँ, मैंने ये कोई सरफेस ले लिया और इसको हम नेम भी दे लेते हैं कि मैंने ये कोई ए बी सरफेस यहाँ पे बना लिया है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हम इस सरफेस को हार्ड सरफेस मान के चलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम जैसे मिरर लेते हैं तो वहाँ पे हमने पेंटेड सरफेस हम कर लेते हैं। तो सबसे जो अपना जैसे पेंटेड, यहाँ पे मान लो मैंने इसको इस टाइप से एरो लगा के दिखा दिया, तो इसका मीनिंग क्या है, पॉलिश्ड है। नीचे हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, पॉलिश्ड हार्ड सरफेस है ये। अब
क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यदि पॉलिशिंग की किसकी जाती है, तो जो पॉलिशिंग होती है अपनी वो किसकी की जाती है, दैट इज सिल्वर की जाती है। सिल्वर की हम क्यों करते हैं, क्योंकि सिल्वर जो होता है ये क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है ऑफ लाइट। तो ये आप याद रख सकते हो कि पूछा जाए कि बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कौन होगा, सिल्वर। ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, तो भाई सबसे जो पॉइंट है कि जब मैंने बताया एग्जांपल देके स्टार्टिंग में कि कोई भी बॉल यदि मेरे हाथ में, मैं उसको सामने दीवार पे यदि फेंक के मारता हूँ तो हम देखेंगे वो टकराएगी और वापस आती है। तो सेम लाइट रेडिएशंस के साथ होता है, जब वो किसी सरफेस पे गिरती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं। अब जो रिफ्लेक्शन है ना वो दो प्रकार का हो सकता है, एक अपना रेगुलर और एक अपना इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो उसको हम फर्दर आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर हम राइट कर सकते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूं ये फिनोमिना है ऑफ बाउंसिंग बैक, लिख सकते हैं हम फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक, या हम लिख सकते हैं टर्निंग बैक ऑफ लाइट। ऑफ लाइट into the same medium is called रिफ्लेक्शन। तो इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन हम बोल देते हैं। तो जैसे तो हम इसका डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए मैं रेज जो बीम है उसको हम कंसिडर करते हैं और उस बीम को हम इस सरफेस के ऊपर डालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया कि ये कोई बीम एक रेडिएशन है जो सरफेस के ऊपर गिरी, और उसके बाद हम यहाँ पे खींचेंगे एक नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल ये प्लॉट कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो लाइट है टकराने के बाद अपोजिट या दूसरी डायरेक्शन के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई जो लाइट है वो इस डायरेक्शन से आई और इस डायरेक्शन से चली गई। तो मैंने यहाँ पे तीन रेडिएशंस बना दी है। अब इनको हम नाम क्या देते हैं, तो देखिए ये जो अपने पास है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट, हम इसको बोल सकते हैं। तो दूसरी तरफ ये जो लाइट है अपने पास इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में वापस चली गई है। सिमिलरली ये जो मैंने सेंटर पे जो खींचा है इसके अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉर्मल रे। तो अब यहाँ पे जो बेसिक जो डेफिनेशंस आती हैं अपनी, उन डेफिनेशंस के अंदर हम बता सकते हैं एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक अपने पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम इसको आई से डिनोट करके चल रहे हैं। सिमिलर वे में हम दूसरी तरफ देखें तो ये जो एंगल यहाँ पे बन गया इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंगल आर। तो मैंने दो एंगल बनाए, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल। इनके ऊपर क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। तो इसमें आते हैं अपने पास कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अपने पास बिल्कुल सिंपल दो पॉइंट आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। तो पॉइंट्स क्या हैं, तो देखो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है उसमें बताया जाता है कि इंसिडेंट रे के साथ जो नॉर्मल एंगल बना, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, ये हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि फर्स्ट जो लॉ आता है रिफ्लेक्शन के अंदर कि दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई is always equal to
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, दैट इज एंगल आर। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से हम राइट कर सकते हैं कि दैट इज जो इंसिडेंस एंगल होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, आर एंगल के इक्वल। तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री है, तो बताओ रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, तो हम बोलेंगे आई इज इक्वल टू आर बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मीनिंग है कि रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। बाकी क्वेश्चन इस पे नेक्स्ट पूछा भी जा सकता है, जैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी पूछा जा सकता है, या सरफेस के साथ एंगल देके एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जा सकता है, तो वो हम आगे कवर करेंगे। सेकेंड जो पॉइंट आता है इसके अंदर, उसमें हम लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ये हमेशा कहाँ पे लाई करेंगे, सेम प्लेन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane always। तो ये हमेशा किसके अंदर लाई करेंगी, सेम प्लेन के अंदर। तो ये अपने पास रिफ्लेक्शन था और इसके दो हमने लॉज देखे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अपने पास बेसिकली जो रिफ्लेक्शन होता है दो टाइप का होगा, तो मैं राइट कर देता हूँ कि बेसिकली रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। तो इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आएंगी, तो देखिए एक अपने पास आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक आता है इरेगुलर, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट अपने पास हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक अपने पास आ जाएगा सेकेंड टाइप इसमें, तो दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया जाता है बिल्कुल प्लेन या स्मूथ सरफेस के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि सरफेस जिसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटीज ना हो, तो उस सरफेस के ऊपर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बेसिकली जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो क्या रहेंगे, हमेशा वैलिड रहेंगे इन सरफेसेस के ऊपर। और जो रेडिएशंस आती हैं, यदि हम बीम भी लेके चलेंगे तो एक अच्छे मैनर के अंदर आके गिरी सेम वे के अंदर वो चली जाएंगी। तो जैसे मैं डायग्राम में अभी प्लॉट कर सकता हूँ, और यहीं पे हम लिख भी सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, तो हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व ऑन प्लेन, या हम लिख सकते हैं स्मूथ सरफेसेस। तो दूसरी तरफ इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन आता है, इसके अंदर लिख सकते हैं हम कि ये ऑब्जर्व किया जाएगा, ऑब्जर्व ऑन रफ, जो रफ सरफेस है बेसिकली, या कह सकते हैं जिसके अंदर इरेगुलरिटीज हो, सरफेसेस और surfaces having irregularities। ठीक है, तो ये इसके अंदर आएगा अपना। अब जो डायग्राम है
तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडिएशंस बैंड होती हैं वो रैंडमली उनमें बैंडिंग होगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज रेज, जो रेज हैं बैंड्स रैंडमली। तो एक पैटर्न नहीं बनेगा यहाँ पे। जो रफ सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर या क्रैक हो सरफेस के अंदर, वहाँ पर हम देखते हैं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होता है। तो इरेगुलर को हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम इसको हम कह सकते हैं कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो इतना पार्ट अपने पास है। अभी जैसे ये सरफेस हमने एज इट इज़ लिया और यहाँ पर हम रेज डाल देते हैं कि मैंने ये रे यहाँ पे पुट कर दी है, एक रे मैंने यहाँ पे बना दी, और सेम वे के अंदर हम एक रे और यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस केस में हम क्या देखेंगे भाई कि जो रेज हैं वो इस प्रकार से चली जाएंगी। ये जो परफेक्ट एक पैटर्न यहाँ पे बना है अपना, जैसे यहाँ पे यदि हम नॉर्मल को भी पुट करना चाहते हैं तो हम वो नॉर्मल भी खींच के दिखा सकते हैं। ये नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है नॉर्मल को पुट करने की। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये रे यहाँ से आ रही हैं इंसिडेंट, और ये सेम इस डायरेक्शन में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई हैं। तो ये कोई हार्ड सरफेस था जिसने इन रेडिएशंस को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये इस प्रकार का यदि हम डायग्राम देखेंगे तो हम बोलेंगे ये क्या कहलाएगा, अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दूसरी तरफ यदि हम सरफेस जो है उसको खुरदरा ले लेते हैं, रफ सरफेस इस टाइप से, तो हम देखेंगे कि रेडिएशंस आके गिरेंगी अपने पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। उनमें जो बेंडिंग होती है वो भी अलग अलग रहेगी एक प्रकार से। जैसे हम देखेंगे कि कुछ रेडिएशंस जो है हो सकता है इधर चली जाएं, कुछ इधर चली जाएं, और सेम वे में इस प्रकार से यहाँ पे चली जाएं। तो ये जो डायग्राम हमने देखा यहाँ पर, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन अपना कहलाएगा। तो हमने दो प्रकार के रिफ्लेक्शन देखे, एक रेगुलर और एक अपना इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद जैसे अभी हम नेक्स्ट देखें कि जो बेसिक डेफिनेशंस थी उनको हम कवर कर लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मीनिंग क्या होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, सेम अपने पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में हम लिख सकते हैं ये एंगल होगा किन के बीच में, इंसिडेंट जो लाइट है उसके बीच में, ठीक है, और नॉर्मल के बीच में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये एंगल होता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, टर्म्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है अपने पास वो पूछी जा सकती है। सेम हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए चलेंगे यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें पुट कर सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है उसके बीच में और नॉर्मल के बीच में। तो नॉर्मल जो है बेस का काम करता है दोनों पॉइंट्स के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एंगल है बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। इज टर्म्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। अब जैसे मैंने बताया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है कि आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। तो अभी इसमें एक केस लेते हैं हम कि उसमें हम मान लेते हैं कि जो लाइट रेडिएशन है वो इंसिडेंट करे नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसी को क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली। तो नॉर्मली का मीनिंग क्या हो गया, दैट इज परपेंडिकुलरली। हम लिख सकते हैं नॉर्मली और परपेंडिकुलरली। तो जैसे ये सरफेस हमने लिया यहाँ पर। अब इस केस में मैं यदि बोल देता हूँ कि लाइट रेडिएशन इस प्रकार से आके गिर रही है, जैसे मैं दोबारा से प्लॉट कर लेता हूँ डायग्राम कि हमने मान लिया कि ये जो लाइट रे है वो इस प्रकार से आके इंसिडेंट करे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी होगी और रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो लाइट रेडिएशन है वो जब परपेंडिकुलरली गिरेगी तो इसका मतलब नॉर्मल भी सेम लाइन के ऊपर यहाँ पे खिंचेगा। तो उस केस में हम बता सकते हैं कि ये इंसिडेंस जिस एंगल पे हुई सेम एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्शन। तो आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये अपना याद रखेंगे सभी, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है जो पूछा भी जाता है कि इस केस में आई और आर दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, 0 डिग्री। अब इसमें नेक्स्ट जैसे हम कुछ ले लेते हैं एग्जांपल जिसमें हम एंगल सरफेस के साथ बना दें। तो इस पे ध्यान से देखेंगे कि यदि ये सरफेस हमने लिया यहाँ पर और इस सरफेस के अंदर मैं मान लेते हैं ये इधर क्या कर रखा है, इस सरफेस के ऊपर पेंट है, और यदि रेडिएशन को हम इस प्रकार से डालते हैं उसके बाद हम बता दें कि भाई ये रे इस प्रकार से चली गई और ये अपने पास हो गया इसके ऊपर नॉर्मल। तो यदि इन केस अपने को ये क्वेश्चन दे रखा हो कि यहाँ पर सरफेस के साथ जो लाइट एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री, ठीक है, इसको समझेंगे कि एंगल सरफेस के साथ कितना बना रही है लाइट रे जो इंसिडेंट है, 30 डिग्री। यदि विद द सरफेस एंगल दे रखा हो तो उस केस में अपने से पूछ सकता है कि भाई रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू बताइए। तो बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि इंसिडेंट 30 डिग्री तो रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे आपने हल्का सा चेंजमेंट है, तो देखो 30 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट और इस सरफेस के साथ में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कंप्लीट एंगल है ये अपना नॉर्मल एंगल है 90 डिग्री। तो इंसिडेंस एंगल का मतलब होता है कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे उसके बीच का एंगल है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि 90, ये जो एंगल आई आएगा इस केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैं लिखूंगा 90 माइनस में ये जो एंगल है थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया वो कितना है, 60 डिग्री। तो बेसिकली ये जो एंगल है अपना कितना हो गया, 60 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन भी कितना मिलेगा अपना, 60 डिग्री। तो अपना आंसर यही है कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया। सो आई इज इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं आर, और इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा अपना 60 डिग्री। तो इससे ज़्यादा वेरिएशन इसके अंदर नहीं आता है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि एंगल सरफेस के साथ गिवन है तो 90 में से उस चीज़ को माइनस कर लेंगे और फिर इंसिडेंस एंगल तो सेम अपना क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल, जो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि नॉर्मल रे है, ये अपने पास क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, और ये अपने पास क्या हो गई, इंसिडेंट रे, और ये सरफेस है, ठीक है। तो इतना पार्ट इसके अंदर आता है। अब इससे फर्दर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अपने से एक टर्म और पूछी जा सकती है कि एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि लाइट रे होगी डिफ्लेक्ट, अब ये डिफ्लेक्ट नहीं होती तो सीधी इस प्रकार से जानी थी।
ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पर बना, ये जो एंगल है अपना, इसको हम क्या कहते हैं, डेविएशन एंगल। इसको हम क्या नाम दे देंगे, डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल को मैं डिनोट कर सकता हूं किससे, डेल्टा से। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, तो यदि अब सवाल में वापस आते हैं एक बार, मैं यदि इस एंगल को थीटा मान के चलता हूँ, ये जो एंगल है इसको भी, ये जब थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, थीटा, ठीक है, या फिर हम इसको आई से डिनोट करते हैं, तो उस केस में डेल्टा। तो देखो कंप्लीट जो एंगल फॉर्म हो रखा है यहाँ पर, ये जो पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना है, दैट इज स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ कि डेविएशन एंगल जो डेल्टा होगा वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, तो 180 डिग्री माइनस में किसके, तो आई और आर दोनों बराबर होंगे, तो मैं इसमें माइनस ऑफ 2 टाइम्स एंगल आई, इंसिडेंस एंगल। तो ये अपना फॉर्मूला रहेगा, या फिर इंसिडेंस की जगह रिफ्लेक्शन भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि यदि डेविएशन एंगल पूछा जाता है तो हम इस प्रकार से इसको राइट कर लेंगे। ये अपना डेविएशन एंगल का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनती है, तो 2 प्रकार की इमेज हम देखते हैं बनती हैं, एक अपनी रियल इमेज होती है और एक अपनी क्या रहेंगी, वर्चुअल इमेज। तो उस चीज़ के ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि अपने से बेसिकली पूछा जाए इमेज क्या होती है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी जो लाइट रेडिएशंस हैं, ठीक है, वो आकर किसी भी पॉइंट के ऊपर या तो मिले एक्चुअल में या फिर अपीयर्स टू मीट हो, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर light radiations meets at a point actually, या तो वो एक्चुअल में मीट करें या फिर appears to meet। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि इमेज कब बनेगी, जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइट रेडिएशंस किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्चुअल में मीट करती हो या फिर अपीयर होती हो मीट होते हुए, तो हम उसको क्या कह देंगे, इमेज बनेगी। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार की इमेज अपने पास आती हैं, एक बनेगी रियल इमेज और एक होती है अपने पास वर्चुअल इमेज। जो टाइप्स ऑफ इमेज है इसके अंदर 2 प्रकार की आएंगी, एक रियल इमेज और एक क्या हो गई, वर्चुअल इमेज। तो ये जो डेफिनेशन हम ऊपर पार्ट हमने लिखा है उसी में से बना सकते हैं कि रियल इमेज कब बनेगी। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं जब लाइट रेडिएशंस एक्चुअली मीट करें, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इतना ही पार्ट हम इसमें लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कि व्हेन लाइट रेज meets at a point actually after reflection या रिफ्रैक्शन। सेकेंड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसी के साथ में कि जब रियल इमेज होती है तो वो हमेशा क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड
इन्वर्टेड होने का मतलब है वो उल्टी बनेगी। और लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस में भी आ सकते हैं अपने पास, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसी प्रकार से दूसरी तरफ हम देखें तो जो वर्चुअल इमेज होती है जब लाइट रेडिएशंस अपीयर टू मीट हो, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा एक्चुअली मीट, ठीक है, और इस तरफ हम लिख सकते हैं अपीयर्स टू मीट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो उस केस में क्या बनेगी वर्चुअल इमेज। सेकेंडली वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमेशा क्या बनती है इरेक्ट, तो हम लिख सकते हैं वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज और लास्टली मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि वर्चुअल इमेज है उसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये अपने पास इमेज थी, उसके टाइप्स हमने पढ़ी यहाँ पर। अब इसके बाद अपने पास आता है प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने से एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं कि किस प्रकार की वो इमेज बनाता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो हम एक बेसिक डायग्राम से पहले उसका बना के भी देखेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, तो देखिए मैंने मान लेते हैं कि ये मैंने कोई ले लिया प्लेन मिरर यहाँ पर, जो कि दूसरी तरफ से क्या हो गया पेंटेड है अपने पास। तो हम इसमें दिखा देते हैं कि ये प्लेन मिरर इस प्रकार से है अपना। अब मैं एक ऑब्जेक्ट पुट कर देता हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या रख दिया एक ऑब्जेक्ट, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसमें मेंशन कर देंगे ये ऑब्जेक्ट ये रेडिएशन सरफेस के ऊपर डाइवर्जेंट बीम यहाँ पे छोड़ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया ये अपने पास क्या कर दिया उसने डाइवर्जेंट बीम। तो दूसरी तरफ ये भी अपने क्या होगी यहाँ पे डाइवर्जेंट बीम। अब ये जो बीम है जब यहाँ पर सरफेस के ऊपर गिरेगी तो हम देखेंगे कि ये नॉर्मल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरफ वो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। सिमिलर वे में मैंने यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब हम देखेंगे कि जो लाइट रेडिएशंस हैं टकराने के बाद ये क्या कर रही हैं दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से चली गई, पाथ हम इंडिकेट कर देते हैं। इसने डाइवर्जेंट बीम इस प्रकार से छोड़ी, ये टकराई और टकराने के बाद यहाँ पर चली गई। अब हम देख रहे हैं कि ये रेडिएशंस दूसरी तरफ नहीं मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे इनको पीछे की तरफ मिलाने का काम करते हैं ताकि इमेज बनाई जा सके। क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये उधर जा रही है, तो कहने का मतलब है कि ये मिल नहीं सकती फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर कहीं किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो इसीलिए अब हम इनको पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये कोई पॉइंट यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ से रेडिएशन आ रही है अपने पास, तो ये कोई पॉइंट हो गया जिस पॉइंट के ऊपर हम देख रहे हैं दोनों लाइट रेडिएशंस मीट हो गई।
तो ये अपना ऑब्जेक्ट था और ये उसकी क्या बन गई, इमेज। अब इसमें और पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है इसको हम दिखाते हैं u से, तो दूसरी तरफ मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा, इसको हम किस से डिनोट करेंगे, v से, क्योंकि ये चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन थी मैंने यहाँ पे बनाई। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कि जो इमेज की फॉर्मेशन हुई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अपने पास। हम इस डायग्राम को हल्का सा शिफ्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब तो पॉइंट वाइज मैं मेंशन करता हूँ, सभी ध्यान देंगे इसके ऊपर कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इसके अंदर अपने पास फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो इमेज होगी वो हमेशा कैसी बनेगी, प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सेकंड पॉइंट में हम मेंशन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो सेकंड में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज सेम। इसका मीनिंग ये हुआ, दैट इज हम लिख सकते हैं v जो होगा मैग्नीट्यूड के अंदर किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज u के इक्वल। साइन कन्वेंशंस हम इनकी देखेंगे, वो आगे जब हम स्फेरिकल मिरर कवर करेंगे तो उस क्लास के अंदर साइन कन्वेंशंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें हम लिख सकते हैं कि इमेज जो बनेगी वो क्या रहेगी, लेटरली इन्वर्टेड रहेगी। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट राइट रिवर्सल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। अब इस लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या हो गया, दैट इज लेफ्ट राइट रिवर्सल। जैसे जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर आपने देखा हो कभी कि वो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी रिवर्स करके लिख दिए जाते हैं, ताकि जब सामने किसी मिरर के अंदर कोई देख रहा हो तो उसको वो स्ट्रेट दिखाई दे, मतलब सेम डायरेक्शन में जो डाटा उस पर लिखा हुआ है एम्बुलेंस। ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्योंकि प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्ट कर देता है, यदि हम वहाँ पे स्ट्रेट सीधे लिखते वर्ड्स को तो वहाँ पर हमें वो लेफ्ट साइड से वो इन्वर्ट होते हुए दिखाई देते। तो इसीलिए उस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे वर्ड्स ऑलरेडी इन्वर्टेड फॉर्म में लिखे जाते हैं, ताकि सामने जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट फॉर्म के अंदर जाए। तो लास्ट हम इस पॉइंट पे लिख सकते हैं कि इमेज जो फॉर्म होगी वो क्या रहेगी, इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज। अब सेम साइज इमेज फॉर्मेशन का मतलब होता है कि दैट इज जो मैग्निफिकेशन होती है, दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होगी वो उसकी किसके बराबर हो जाएगी, 1। इसका मतलब यूनिटी 1 के बराबर। तो जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो इनफाइनाइट होगी, तो सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसकी क्या होगी, इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, तो ये पार्ट इसके अंदर आता है अपने पास। तो प्लेन मिरर आज की क्लास में हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा और कुछ उसके ऊपर क्वेश्चंस हमने बनाए थे, और रिफ्लेक्शन जो अपनी इसकी इमेजेस फॉर्मेशन थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी,
अब जो आगे हम नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम स्फेरिकल मिरर्स जो रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं।